नमस्कार दोस्तों, एकलव्य स्टडी मास्टर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विज्ञान विषय का अम्ल क्षार लवण चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्रत्येक वीडियो का फ्री हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में समझते हैं। जैसा कि इस पर लिखा है कि ऑक्सीजन के गुणों का अध्ययन करते समय लेवाइसिए ने देखा कि अधातुएं जैसे SbNCl आदि के ऑक्साइड के जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। यह विलयन अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या हो गई, अम्ल की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। धातुएं जैसे सोडियम, Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड भीगे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यह क्षारक कहलाते हैं। क्षारक क्या होते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेवाइसिए के विचार अनुसार ऑक्सीजन अम्लों को अनिवार्य अंग, किंतु डेवी ने इस धारणा को गलत बताया और सिद्ध किया कि हाइड्रोजन अम्लों का अनिवार्य अंग है। देन देखते हैं नीचे। आयनन सिद्धांत की व्याख्या के आधार पर, आयनन सिद्धांत की व्याख्या के आधार पर देखते हैं। जैसे कि लिखा है अम्ल, अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल आर्रेनियस के आयनन के सिद्धांत के अनुसार, आर्रेनियस के आयनन के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते। अब आप जैसे कि उदाहरण के अनुसार समझ सकते हैं। HCl को देखिए आप ध्यान से। अब जब इसको तोड़ा जाता है HCl को, तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं और क्लोरीन ऋणायन दे रहे हैं। तो यानी कि इस पे लिखा भी है जो जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते, यानी कि इसके अलावा कोई धनायन नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किंतु हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते। यह जल के एक अणु से सहयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। जैसा कि H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन, H2O जल का एक अणु क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसा कि HCl प्लस H2O, तो क्या हो रहा है? H3O। HNO3 प्लस H2O क्या हो रहा है? H3O पॉजिटिव। यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं। इस आप ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे सिंपल वे में आप कह दें अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में। अगर आप थोड़ा साइंटिफिक रूप में देना चाहें तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल की क्षारकता के बारे में देखते हैं। अब अम्ल की क्षारकता, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जिन अम्लों के एक अणु में एक या दो या तीन विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें, नेक्स्ट देखते हैं नीचे, एक क्षारकीय या द्विक्षारकीय या त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl, HNO3,
एसिटिक अम्ल CH3COH एक क्षार की हो गए, जैसे कि H2CO3, H2COSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये द्विक्षार की हो गए, और H3PO4 त्रिक्षार की अम्ल हो गए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक क्षार की अम्ल का एक एग्जाम्पल लिखिए, तो आप HCl को लिख देंगे, द्विक्षार की का तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल को लिख देंगे, त्रिक्षार की का H3PO4 को लिख देंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं आगे क्या है। किसी अम्ल की क्षारकता अणु भार या तुल्यांकी भार में निम्नलिखित संबंध होता है। जैसे कि अम्ल की क्षारकता का सूत्र क्या होता है, अम्ल का अणु भार और अम्ल का तुल्यांकी भार। इस प्रकार अम्ल की क्षारकता को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षारक क्या होते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। जैसा कि देखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस किस में टूटता है, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसके अलावा OH नेगेटिव के अलावा कोई ऋणायन नहीं देते। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जल योजित हो जाते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे कि कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, NH4OH, सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा, सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं होते, परंतु सभी क्षार जो हैं क्षारक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षारक की प्रबलता। क्षारक की प्रबलता के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी क्षारक यदि वह हाइड्रोक्साइड है की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या NaOH, KOH, NH4OH की अम्लता एक CaOH का होल ट्वाइस Mg मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस की 2 FeOH का होल थ्राइस AlOH का होल थ्राइस की 3 होती हैं। जैसा कि आप इसमें आयनों की संख्या कितनी होती है, इन सब की कितनी होगी, अम्लता 1 होगी NaOH KOH, और इसकी कितनी हो जाएगी अम्लता 2 हो जाएगी, और इसकी होल थ्राइस है तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पीय में। यदि क्षारक ऑक्साइड है तो उसकी अम्लता किसी एक क्षार की अम्ल के अणुओं की वह संख्या है जिससे उस क्षारक का एक अणु उदासीन करता है। जैसे CaO द्विअम्लीय है क्योंकि इसका एक अणु HCl के 2 अणुओं को उदासीन करता है। किसी क्षारक की अम्लता अणु भार और तुल्यांकी भार में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिए जैसा कि देख सकते हैं कि क्षारक की अम्लता का निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्षारक का अणु भार और क्षारक का तुल्यांकी भार। और अम्ल की अम्लता निकालने का क्या है, अम्ल का अणु भार और अम्ल का तुल्यांकी भार। इसी प्रकार निकाल सकते हैं, सेम ही है। अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता, इसके बारे में देखते हैं। अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता उनके आयनन के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आयनन का द्रव्यमान जितना अधिक होता है अम्ल या क्षार उतना ही प्रबल होता है। समान सांद्रता वाले भिन्न भिन्न अम्लों द्वारा क्षारकों को आयनन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उनकी प्रबलता भी भिन्न भिन्न होती है। HCl तीव्र अम्ल है क्योंकि समान तनुता वाले ये अन्य अम्लों जैसे H2CO3 एसिटिक अम्ल CH3COOH की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन आयन देता है। NaOH एक समान तनुता NH4OH की अपेक्षा अधिक हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए NaOH प्रबल क्षार है। अब प्रबल क्षार एक एग्जाम्पल दे दिया, मतलब एक
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना दिया आपके एग्जाम में, ऐसे इस प्रकार आ सकता है कि एमसीक्यू में दे दिया तो प्रबल क्षार कौन सा है, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता की तुलना उन सभी विधियों द्वारा की जा सकती है जो हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। लवण, इनके बारे में देखते हैं। सॉल्ट के बारे में, धनायन प्रायः धात्विक आयन है और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे क्लोरीन, NaNO3, SO4 आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे NH4 पॉजिटिव आयन, K2SO4, NH4Cl आदि लवणों का उदाहरण है। अतः अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने में जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। आप डेफिनेशन को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नीचे। दूसरे शब्दों में देखिए, जब किसी अम्ल विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं, जैसे कोई अम्लीय विलयन है उसे क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। जैसे कि अम्ल HCl क्षारक NaOH, तो क्या बन गया, NaCl, लवण बन गया। अम्लों तथा क्षारकों की ब्रंस्टेड और लॉरी की धारणा देखते हैं। आर्हेनियस की अम्ल व क्षारक की धारणा व्यापक नहीं है क्योंकि वे जलीय विलयन तक सीमित हैं। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की परिभाषा जलीय तथा अजलीय विलयन के लिए समान रूप से लागू होती है। इस परिभाषा के अनुसार कोई अणु धनायन या ऋणायन जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर सके अम्ल कहलाता है। यानी कि इनके अनुसार क्या, अम्ल की परिभाषा क्या है, कोई अणु है धनायन या ऋणायन जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर सके अम्ल कहलाता है, तथा जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन ग्रहण कर सके क्षारक कहलाता है। अम्ल प्रोटॉन दाता या क्षारक प्रोटॉन ग्राही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जैसा कि HCl H2O H3O हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इसी प्रकार ये देख सकते हैं आप, उपयुक्त उदाहरणों में HCl अम्ल है क्योंकि इसने H2O तथा NH3 को प्रोटॉन प्रदान किए हैं। यहाँ H2O तथा NH3 क्षारक है क्योंकि इन दोनों में HCl से प्रोटीन ग्रहण किए हैं। जब कोई अम्ल प्रोटॉन निकाल देता है तो इसका शेष भाग क्षारक होता है क्योंकि यह प्रोटॉन प्राप्त करना चाहता है। अतः अम्ल क्षारक का संबंध निम्नलिखित है। अम्ल के बारे में आप देख सकते हैं, अम्ल प्रोटॉन प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारकों की लुईस धारणा, इसके बारे में देखिए। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युगल को ग्रहण करके उपसहसंयोजक सह संयोजक बंध बना सकता है, और क्षारक वह पदार्थ है, यानी कि लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युगल को ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बना सकता है। क्षारक वे पदार्थ हैं जिनके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन युगल होता है जिसको देकर वह उपसह संयोजक बंध बना सकता है। इलेक्ट्रॉन युगल ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल और इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने वाला पदार्थ क्षारक कहलाता है। जैसा कि आप नीचे देखें, A+B यानी कि अम्ल प्लस क्षारक उदासीनीकरण के बाद उपसहसंयोजक बंध
इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनने की प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस परिभाषा के अनुसार अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन, ईथर, एल्कोहल आदि जैसे पदार्थ लुईस क्षारक हैं, क्योंकि इन सभी पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल हैं। लुईस के अनुसार VF3, AlF3, ZnCl2, SO3 आदि अम्ल हैं, क्योंकि इनमें एक एक तत्व ऐसा है जिसके संयोजक कोष में पूर्ण अष्टक होने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेक्स्ट देखते हैं हम अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण के बारे में हम समझेंगे अब। अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रेसिड, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा अधातु तत्व या आयन होते हैं, इनमें ऑक्सीजन नहीं होती, हाइड्रेसिड कहलाते हैं, जैसे कि HCl, HCN, H2S। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड के बारे में जानते हैं हम, ऑक्सी एसिड के बारे में देखते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें दूसरे तत्व या आयन के साथ ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, जैसा कि HNO3, H2SO4, H3PO4 और एसिटिक अम्ल। जब कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सी अम्ल बनाता है, तब कम संख्या में ऑक्सीजन रखने वाले अम्ल के नाम के अंत में अस और अधिक ऑक्सीजन वाले अम्ल के नाम के अंत में इक लगाया जाता है, जैसा कि H2SO3 सल्फ्यूरस और अम्ल तथा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थायो अम्ल के बारे में जानते हैं। जब ऑक्सी अम्लों की ऑक्सीजन अंशतः या पूर्ण रूप से गंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो थायो अम्ल बनते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल, रासायनिक अम्ल HCNO, थायो रासायनिक अम्ल HCNS बनते हैं। लवणों के वर्गीकरण के बारे में हम समझेंगे अब। लवणों के वर्गीकरण को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि सामान्य लवण के बारे में समझते हैं। जब किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणु किसी धातु अथवा धनायन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तो सामान्य लवण बनते हैं, जैसा कि Na2SO4, K2CO3, BaCl2। नेक्स्ट देखते हैं आयनन सिद्धांत के अनुसार सामान्य लवण वह लवण होता है जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देता है, जैसा कि Na2SO4 तो 2Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, यानी एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देता है। तो इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं। साधारणतः सामान्य लवणों के जलीय विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं, परंतु कुछ लवणों जैसे FeCl3, NH4Cl, CuSO4 के जलीय विलयन अम्लीय तथा कुछ लवणों जैसे Na2CO3, KCN के जलीय विलयन क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय लवण के बारे में समझते हैं। यदि लवण किसी अम्ल की कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की किसी धनायन द्वारा विस्थापन से बनते हैं, जैसे H2SO4 से NaHSO4, H2CO3, NaHCO3, H3PO4 आदि आप देख सकते हैं। इन लवणों में विस्थापनीय हाइड्रोजन शेष रहती है। यह लवण जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं, जिनमें एक प्रकार के हाइड्रोजन आयन तथा दूसरा कोई धनायन होता है, जैसा कि NaHSO4 में देख सकते हैं
Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो इसी प्रकार इसमें देख सकते हैं, इसी प्रकार इसमें देख सकते हैं। इन लवणों को जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय, इन लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। हाइड्रोजन आयन आप देख सकते हैं। क्षारकीय लवण के बारे में समझेंगे। क्षारकीय लवण जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिस आयनों का ऋणायन द्वारा विस्थापन नहीं होता है तो क्षारकीय लवण बनते हैं। किसी अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण को क्षारकीय लवण कहते हैं, जैसा कि FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार देख सकते हैं। यह लवण जलीय विलयन में दो प्रकार के ऋणायन देते हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्सिल आयन तथा दूसरा कोई और ऋणायन होता है, जैसा कि हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरा कोई और होता है, पर वो होगा ऋणायन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं। द्विलवण के बारे में हम समझेंगे। एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयनों की विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जिसे द्विलवण कहते हैं। जैसा कि जब K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस उनके अणु द्रव्यमान के अनुपात में जल में घोलकर क्रिस्टलित करते हैं, तब एक द्विलवण पोटास फिटकरी, यानी कि इसका फॉर्मूला है फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O, तो फिटकरी क्या है? द्विलवण है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, तो द्विलवण के बारे में बोलेंगे। मिश्रित लवण के बारे में देखते हैं। मिश्रित लवण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित लवण, मिक्स्ड सॉल्ट्स। इन लवणों में से एक से अधिक प्रकार के ऋणायन तथा धनायन होते हैं, यानी कि NaKSO4 ब्लीचिंग पाउडर, CaCl, OCl एंड माइक्रोकॉस्मिक लवण NaNH4 HPO4 आदि। संकर लवण के बारे में, संकर लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट्स, तो ये लवण कई लवणों के संयोग से बनते हैं। ये लवण जलीय विलयन में केवल एक धनायन व ऋणायन देते हैं, जिनमें से एक साधारण आयन और दूसरा संकर आयन होता है, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जैसा कि इसका फॉर्मूला है K4FeCN6, जिसका जलीय विलयन पोटेशियम के साधारण आयन और फेरोसाइनाइड के जटिल आयन होते हैं, आयन देते हैं। मतलब जिसका जलीय विलयन जो होता है, इसका जलीय विलयन पोटेशियम फेरोसाइनाइड का साधारण आयन और फेरोसाइनाइड का जटिल आयन देता है, जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है कि K4FeCN6, तो इसका जो जब इसे तोड़ते हैं तो 4K पॉजिटिव, यानी कि K पॉजिटिव में K टूटता है और FeCN6 4 नेगेटिव, तो यह विलयन Fe2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव का परीक्षण नहीं देता। इसी प्रकार क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट, जैसा कि फॉर्मूला है कि CuNH3 का NH3 की मतलब NH3 एंड SO4 का जलीय विलयन क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव का परीक्षण नहीं देता है। तो इसी प्रकार ये भी देख सकते हैं आप, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।